सनातन का चोगा ओढ़कर दुनिया में सदियों से अंधविश्वास और आडंबर को फैलाने का काम किया गया है। भगवा चोले की आड़ में अपनी कुंठित सोच को बाबाओं ने लोगों पर थोपा है और इन्होंने भारत को अंधविश्वासियों का देश बनाकर रख दिया है। यहाँ पर अंधविश्वास फैलाने के लिए बाबाओं को कुछ खास तैयारी नहीं करनी पड़ती है। बाबाओं के मुंह से निकले शब्द को ही लोग वरदान समझ लेते हैं। अगर बाबा ने किसी बात को 2-3 बार जोर देकर बोल दिया, फिर वह बात तो पत्थर पर लकीर के समान हो जाती है। लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए ये बाबा कई बड़े चेहरों को अपने मंच पर स्थान देते हैं। उनके मुंह से ऐसी बातें बुलवाते हैं जिन पर आम जनमानस धड़ल्ले से विश्वास कर ले। पाखंडी बाबा कुमार स्वामी इन्हीं तिकड़मों के जरिए समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम करता है। रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने भी बाबा के इशारे पर कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कहीं से भी वैज्ञानिक प्रतीत नहीं होती। देखिए यह वीडियो। जन्म से ही कन्या के मुख, शरीर व गुप्तांग में साइटोमेगालो वायरस के विषाणु, ये कीटाणु डॉक्टर ने चेक किया कि उसको तो ये कीटाणु पैदा हो गया, इसका कोई इलाज नहीं। वे अन्य कीटाणु होते हैं आपका सब्जेक्ट है डर्मेटोलॉजी का, जो कि कन्या से प्रेम करने वाले लड़के के शरीर में भी फैलने लगते हैं। अगर नाड़ी दोष है तो, अगर नहीं है फिर नहीं। इसलिए पहले नाड़ी दोष देखना चाहिए। प्रेम करोगे कि शादी क्यों करते हो? अभी तो ऊपर सरकार ने कर दिया ना, लेकिन जिससे भी उसका संबंध होगा वो लड़की भी डल हो जाएगी, लड़का भी डल हो जाएगा, दोनों की जिंदगी बेकार। ये मेडिकल ग्रंथों में लिखा है, चरक में सूत्र में लिखा है, भगवान ब्रह्मा ने कहा, और अभी मेडिकल डॉक्टर भी मान गए। ये ठीक बात है। लड़के को गुप्तांग रोग, वात रोग, उंगलियों में सूजन, जॉइंट के रोग होने लगते हैं तथा लड़का जवानी में ही बूढ़ा होने लगता है। उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। विष कन्या दोष के कारण कन्या का कोई संतान नहीं। यहाँ जिस वायरस का जिक्र हो रहा है उसे बाबा कुमार स्वामी पिछले लंबे समय से अपने समागमों में नाड़ी दोष से जोड़ रहा है। उसके मुताबिक जिसमें भी नाड़ी दोष होता है उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं और उसकी मौत निश्चित हो जाती है। यानी जिसमें भी नाड़ी दोष है उसे कोई भी दवाई, कोई भी इलाज, किसी भी तरह का विज्ञान नहीं बचा सकता, ऐसा बाबा का मानना है। बाबा कहता है कि नाड़ी दोष से सीएमवी वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब हमने इस वायरस के बारे में जांच पड़ताल की, उसके बारे में जाना और समझा तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हुआ कि इस वायरस से किसी की मौत नहीं हो सकती। अगर किसी की इम्यूनिटी ज्यादा खराब है तो यह वायरस उन पर असर दिखा सकता है। लेकिन जब हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के एक अनुभवी वायरोलॉजिस्ट से बात की तो उन्होंने हमें इस वायरस को लेकर जो बातें बताई उसने हमारे कान खड़े कर दी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि इस वायरस से छेड़छाड़ की जा सकती है और गलत मंसूबे के साथ इसका प्रयोग भी किया जा सकता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही अगर इस वायरस से छेड़छाड़ कर या इसे किसी अन्य वायरस के साथ मिलाकर किसी भी शख्स में इंजेक्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति के अंग जवाब दे सकते हैं, उसकी हालत बदतर हो सकती है, उस शख्स की जान भी जा सकती है। आप भी सुनिए कि वायरोलॉजिस्ट ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, साइटोमेगालो वायरस क्या है? देखिए, साइटोमेगालो वायरस एक जीनस है हर्पीस विरल्स फैमिली से, जिसमें 11 डिफरेंट स्पीशीज होती है, जिसमें से ह्यूमन हर्पीस वायरस 5, जिसे बीटा हर्पीस भी कहा जाता है, वो ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव होता है। और ये साइटोमेगालो वायरस कितना खतरनाक हो सकता है? साइटोमेगालो वायरस अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फेक्टिव नहीं भी होता है और होने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। वो इन्फेक्टिव क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको इसका एक्सपोजर मिल चुका है सीएमवी का। और ख़तरनाक कब होता है? ये खतरनाक जब माना जाएगा इसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी हमारे सामने एक इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन है और वो उसके पास कोई और भी काउंटर इन्फेक्शंस है। अगर जैसे माना जाए कि कोई एचआईवी का पेशेंट है, या जैसे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में भी हार्मोन इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है, तो इसीलिए देखिए, अगर हम सीएमवी के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जैसे हमारी आंखों के लिए प्रॉब्लम दे सकते हैं, जिसे कहते हैं सीएमवी रेटिनाइटिस हो सकती है। हियरिंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, जिसका मतलब कान का बहरापन कहना हो सकता है इसको, ठीक है। गला खराब, खांसी, जुकाम वगैरह, ये जो कॉमन वायरल फीचर्स होते हैं ये तो आपको मिलेंगे ही देखने के लिए किसी भी मरीज में। पर उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हमें क्या मानना चाहिए कि जैसे ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जैसे जो हृदय है, हृदय की रक्त नाड़ियों के लिए भी ये उनकी बीमारियां भी बनाता है। लंग्स और लीवर के लिए भी खतरनाक होता है ये। अगर देखा जाए तो इसे ये भी बोला जाएगा हिपैटोरीनल डिसफंक्शन भी बोला जाता है ये,
ठीक है, बहुत सारी हमारी कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ को भी ये बढ़ावा देता है, जिसे एओर्टिक डायलेशन भी माना जाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स भी आते हैं उसमें, ठीक है, और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी आती है का। अच्छा, क्या किसी वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी वायरस को, इसको भी करा जा सकता है और ये होता भी है। और एक मेन बात, क्या बायोटेक्नोलॉजी से इसका मॉडिफिकेशन करना आसान है? क्या पॉसिबल है या संभव है, हम कह बिल्कुल सकते हैं? संभव है, बिल्कुल इसे बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करा जा सकता है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करना है, क्योंकि इसका रोल प्ले करेगा। अगर इसे सही डायरेक्शन में दिया जाए तो हम इसके ज़रिए इसका क्योर भी बना सकते हैं, बट अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाए तो ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इट कुड बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल वेपन टू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वायरस किसी की बॉडी में इंजेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? क्या हम इसे किसी खाने पीने की वस्तु में डालकर दे सकते हैं? अगर किसी की इच्छा किसी व्यक्ति को मान लीजिए नुकसान पहुंचाने की हो, मारने की हो या बीमार करने की हो, तो क्या ये तरीका कोई आजमा सकता है? ये कहना ठीक तो नहीं है कि ये आजमाया जा सकता है, बट हाँ ये बात कही जाएगी कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है। जैसे बॉडी फ्लूइड्स हो गई, जैसे टीयर्स हो गए, ठीक है, सीमन फ्लूइड्स हो गई, लैक्टेशन हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों के ज़रिए ही ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एक आम इंसान को कितनी बार इसका डोज दिया जाए जिससे वह सीरियस कंडीशन में पहुंच जाएगा? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक सीरियस कंडीशन होने के लिए इसको कितना डोज की बात नहीं है, इसको सीधा बताना है कि अगर किसी भी मरीज की या किसी इंसान की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर उसकी इम्यूनिटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर है, तो उसके लिए तो ये डोज का इसमें कोई मैटर नहीं करेगा इस चीज़ का। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। क्या होगा जब साइटोमेगालो वायरस, HSV1, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1, जैपनीज़ इंसेफेलिटीज़ HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, और कैसे ऐसे वायरस को एक साथ मिलाकर बायोटेक्नोलॉजी एडवांस बना किसी की बॉडी में आसानी से इंजेक्ट किया जाए? हाँ, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप ये CMV को या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस को, जापानीज एंसेफेलाइटिस को, हेपेटाइटिस बी को या और अदर वायरसेस को एक साथ मिलाकर किसी, फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट की बॉडी में इंजेक्ट करना चाहे तो क्या होगा? ये हाईली सुपर इन्फेक्शन कहा जाएगा इसे, ठीक है, और जो होगा वो कहना ठीक नहीं होगा उस इंसान के लिए। इट वुड बी क्वाइट डेंजरस। एक बात और डॉक्टर साहब, इंसेबिलिटीज़, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सबड्यूरल हेमोरेज, सब ऑर्गेनाइड हेमोरेज, क्या आना संभव है? जी बिल्कुल, ये जो आपने मेरे को अभी बताया, एंसेफेलाइटिस या MI या SGH अगर इसे कहा जाए, हेमोरेजिस जो कहा जाए, हाँ हाँ ये सब हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था इसके रिगार्डिंग में कि क्या फीचर्स होते हैं CMV के। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। अगर इसे तरीके से मॉडिफाई किया जाए तो क्या ये वायरस किसी की भी जान ले सकता है? क्या इतना खतरनाक है? बिल्कुल ले सकता है सर, ये वायरस किसी की भी जान ले सकता है क्या, और ख़ास तौर से कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन इसे मिल जाए तो। डॉक्टर साहब, क्या किसी वायरस का इतना प्रभाव हो सकता है कि किसी इंसान का लेफ्ट वर्टिकल्स ही कमज़ोर कर दे और उसे एलवेड यूज़ करना पड़ जाए या हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ना पड़ जाए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये इसका रिपोर्ट्स के अनुसार CMV का लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्डियक रीमॉडलिंग। इसमें जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स भी है, आता है, ठीक है, जिसमें वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी आता है एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी भी आता है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अगर बॉडी के नार्कोसिस पार्ट लाइक गैंग्रीन या अंडरब्रिडमेंट पार्ट का एक्टिव ब्लड वेसल्स के पार्ट पे अगर ये वायरस वापस इंजेक्ट किया जाए तो क्या होगा इसका मतलब? देखिए, इस वायरस को देने के बहुत सारे जरिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसे ब्लड की स्ट्रीम से ही दिया जाए, ठीक है। ये इसको मेजर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट कांटेक्ट से। ये बॉडी के अदर फ्लूइड्स के जरिए भी जा सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी जा सकता है। वायरोलॉजिस्ट की बातों को जानने के बाद जब हमने कड़ियों को जोड़ने का काम किया तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि बाबा के बेटे मनदीप नागपाल की मौत के पीछे भी हमें नाड़ी दोष और CMV वायरस का खेल ही नजर आया। मनदीप नागपाल की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। उस रिपोर्ट में मनदीप नागपाल की ब्लड में CMV वायरस का जिक्र है। साथ ही रिपोर्ट में रूबेला वायरस पॉजिटिव पाया गया है। यह वायरस आमतौर पर बचपन में होता है, वयस्कों में इसके होने की संभावना काफी कम होती है। इसका कोई इलाज नहीं है। मनदीप नागपाल की रिपोर्ट में जिस तीसरे पॉजिटिव वायरस का जिक्र किया गया है वह है हर्पिस सिम्प्लेक्स। यह भी एक ऐसा वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं है।
ऐसे में मनदीप एकाएक इन लाइलाज वायरस के शिकार कैसे हो गए, यह सोचने वाली बात है। बाबा ने कहा था कि मनदीप को नाड़ी दोष है और जिसे नाड़ी दोष होता है उसके शरीर में सीएमवी वायरस होता है और वह बच नहीं पाता। लेकिन वायरोलॉजिस्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि जब तक सीएमवी वायरस से छेड़छाड़ कर उसे किसी में इंजेक्ट नहीं किया जाता तब तक यह वायरस एक नॉर्मल वायरस की तरह ही रिएक्ट करता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या बाबा कुमार स्वामी ने नाड़ी दोष और सीएमवी वायरस को लेकर फैलाए प्रपंच को सही साबित करने के लिए अपने ही बेटे में सीएमवी वायरस को छेड़छाड़ कर इंजेक्ट करा दिया? क्या बाबा ने जानबूझकर मनदीप नागपाल के शरीर में वैसे वायरस इंजेक्ट कराए जिसका कोई इलाज ही नहीं है? क्या बाबा ने अपने ही बेटे को मरवा दिया? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बाबा को आज नहीं तो कल देना ही होगा। बाबा अपने कुकर्मों से बच नहीं सकता। सनातन की आड़ में अंधविश्वास को बढ़ाकर अपना गोरख धंधा चलाने वाला यह पाखंडी आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होगा। हमें आपसे समर्थन की पूरी उम्मीद है। बाबा की गिरफ्तारी के लिए आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखकर हमारी आवाज बुलंद करें।